बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेटे हम चैप्टर नंबर 16 का सेकंड आर्टिकल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा एसी सर्किट्स। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि डायरेक्ट करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ रजिस्टर की मदद से, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों की मदद से। तो ऐसा सर्किट जिसमें रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर शामिल हों उसको हम कहते हैं एसी सर्किट। सर्किट इन्वॉल्विंग द रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर नोन एज एसी सर्किट्स। तो इसके बाद हमारा टॉपिक है एसी थ्रू रजिस्टर। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आ चुका है, तो आपने इसको लॉन्ग के लिहाज से तैयार करना है। अब हम देखेंगे कि अगर रजिस्टर को अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड किया जाए तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होगा, जब वोल्टेज बढ़ रहा होगा तो करंट पे क्या असर होगा, और जब वोल्टेज कम हो रहा होगा तो करंट पे क्या असर होगा, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आपने मेन हेडिंग देनी है एसी थ्रू रजिस्टर। इसके बाद पैराग्राफ लिखेंगे जिसमें आप इसकी डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। आपने लिखना है कंसीडर अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड विद द अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स whose angular frequency is omega and peak value is V naught as shown in the figure below। इसके बाद आपने इसकी डायग्राम बना देनी है। किसी भी इंस्टेंट पे रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसका फार्मूला है V naught साइन ऑफ ओमेगा टी। तो वोल्टेज का फार्मूला हमें पता है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो अब हम वोल्टेज की मदद से करंट को फाइंड करेंगे। रेजिस्टर पे क्योंकि हम ओहम लॉ अप्लाई कर सकते हैं तो इस वजह से हम करंट वोल्टेज के जरिए ओहम लॉ से फाइंड करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टर इज गिवन एज I इज इक्वल टू V ओवर R। तो यहाँ पे हम V की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा I इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी ओवर R। इसमें हम V नॉट ओवर R को नाम दे देते हैं I नॉट का, तो हमारे पास करंट का रिलेशन बन गया I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। इसमें ये जो I नॉट है ये बराबर है V नॉट ओवर R। V नॉट मैक्सिमम वोल्टेज है, अगर हम उसको रेजिस्टेंस पे डिवाइड करेंगे तो वो मैक्सिमम करंट आ जाएगा। इसके बाद आप हेडिंग देंगे वेव रिप्रेजेंटेशन। तो आपने बताना है फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को देखते हुए आप देखो जो वोल्टेज है वो साइन फंक्शन है और जो करंट है वो भी साइन फंक्शन है विच वेरी विद टाइम। अगर हम साइन फंक्शन का ग्राफ बनाएं तो वो इस तरह का बनता है। इसका मतलब वोल्टेज का ग्राफ भी इसी तरह का होगा और करंट का ग्राफ भी इसी तरह का होगा, लेकिन क्योंकि दोनों की पीक वैल्यू डिफरेंट है तो इसलिए हमने ये दोनों की जो पीक वैल्यू है वो डिफरेंट शो की हुई है, लेकिन दोनों के ग्राफ का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। तो आपने बताना है फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ द वोल्टेज एंड करंट आर साइन फंक्शन विच वेरी विद टाइम। जब वोल्टेज बढ़ रहा होगा तो आप देखें साथ में करंट भी बढ़ रहा है, और जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम है, और जब वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम होगा, और जब वोल्टेज जीरो होगा तो करंट भी जीरो होगा। तो आपने यहाँ इसके बाद ये लिखना है व्हेन वोल्टेज राइजेस करंट आल्सो राइजेस, बोथ वोल्टेज एंड करंट रीचेस द मैक्सिमम वैल्यू एट द सेम टाइम एंड रीचेस द जीरो वैल्यू एट द सेम टाइम। जब वोल्टेज जीरो होगा तो करंट भी जीरो होगा, वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगा। उसके बाद आप ये डायग्राम बना देंगे। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन में रिपीट कर रहा हूं, आपने बताना है बोथ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ वोल्टेज एंड करंट आर साइन फंक्शन विच वेरी विद टाइम। व्हेन वोल्टेज across the resistor increases current also increases, both reaches the maximum value at same time and both reaches the zero value at the same time as shown in the figure below। उसके बाद ये आप डायग्राम बना देंगे। तो आप देखें जब वोल्टेज का फेज जीरो है तो करंट का भी जीरो है, फेज से मुराद एंगल, और जब वोल्टेज का फेज 90 डिग्री है तो उस लम्हे करंट का फेज भी 90 डिग्री है। जब वोल्टेज का फेज 180 है तो उस लम्हे करंट का फेज भी 180 है। तो इसका मतलब इन दोनों में फेज डिफरेंस जीरो है। करंट का फेज जीरो तो वोल्टेज का भी जीरो, डिफरेंस जीरो,
वोल्टेज का फेज 90 तो करंट का भी 90, दोनों में डिफरेंस 0 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब बोथ वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज और इनमें फेज का डिफरेंस है 0। इसके बाद आप हेडिंग देंगे वेक्टर डायग्राम। वोल्टेज और करंट को हम वेक्टर्स के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे तो वोल्टेज और करंट दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं, लेकिन इनको वेक्टर से रिप्रेजेंट करने से हमें अल्टरनेटिंग सर्किट्स में एडवांटेजेस मिलते हैं और उनको समझना आसान हो जाता है। तो इस वजह से हम इन वोल्टेजेस और करंट्स को वेक्टर्स के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप देखो, जो वोल्टेज का वेक्टर है वो 0 फेज से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रा कर देंगे, और करंट का वेक्टर भी 0 फेज से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको भी हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रा कर देंगे। अब इन दोनों में एंगल कितना है? 0। ये दोनों पैरेलल है, लेकिन वोल्टेज का वेक्टर मैंने बड़ा शो किया है और करंट का वेक्टर थोड़ा छोटा है। इसकी वजह है वोल्टेज की पीक वैल्यू मैंने ज्यादा है और करंट की पीक वैल्यू इस केस में कम है। इस वजह से करंट वाले वेक्टर की लेंथ भी थोड़ी कम है। तो आपने लिखना है सिंस वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज हेंस द वेक्टर्स फॉर वोल्टेज एंड करंट आर ड्रॉन पैरेलल टू ईच अदर। और ये बात आपने याद रखनी है, ये आगे टॉपिक्स में यूज होनी है। रेजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं और वोल्टेज और करंट के जो वेक्टर्स हैं वो हम पैरेलल में ड्रा करेंगे। इसके बाद पावर डिसिपेशन अक्रॉस द रेजिस्टर। तो पावर डिसिपेशन अक्रॉस द रेजिस्टर इज गिवन एज पावर P इज इक्वल टू VI। हम V की जगह पुट कर सकते हैं IR, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा I स्क्वायर R, और हम I की जगह V ओवर R भी पुट कर सकते हैं। तो जब हम I की जगह V ओवर R लिखेंगे तो ये बन जाएगा V स्क्वायर ओवर R। इसके बाद साथ आप ये एक स्टेटमेंट लिख दें कि ये रिलेशन सिर्फ तब होल्ड करते हैं जब वोल्टेज और करंट क्या हो? इन फेज। अगर वोल्टेज और करंट इन फेज ना हो तो फिर ये पावर का फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे। फिर पावर के फार्मूलाज क्या होंगे वो हम आगे टॉपिक्स आएंगे उनके अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच बेटे। अपना कोई क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।